हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म, जहाँ मेहनत तुम्हारी सफलता तुम्हारी। जैसा कि आपको पता है, हमने यूपी पुलिस का बैच स्टार्ट किया हुआ है और आपका सिलेबस चल रहा है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाइपोक्लेमिया किसकी कमी के कारण होता है? हाइपोक्लेमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो सबसे पहले ऑप्शन है इसमें आयरन। ठीक है, आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है बच्चों। ठीक है, खून की कमी से या आयरन की कमी अगर हो जाती है शरीर में तो एनीमिया रोग होता है, जिसका नहीं होता है। आयोडीन 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 की कमी से कौन सा रोग होता है? लीवर रोग होता है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया ऑप्शन। ठीक है, ये मिनट बता रही, ये भी कैंसिल हो गया ऑप्शन। ठीक है, और जो सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम एक ऐसी चीज है, अगर शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है तो आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। सोडियम की कमी के कारण मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि अगर मेंटली डिस्टर्ब हो जाए किसी कमी के कारण, सोडियम की अगर शरीर में सोडियम की कमी होती है तो आपकी याददाश्त तक जा सकती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? पोटेशियम। बचा क्या? पोटेशियम। तो पोटेशियम की कमी के कारण क्या होता है? हाइपोक्लेमिया रोग होता है। और क्या होता है हाइपोक्लेमिया रोग? जब आप खाना खाते हो, ठीक है, कोई भी जो आप खनिज तत्व या खाते हो या लेते हो, खाना भी खाते हो, उससे मिलता है पोटेशियम। जो आपके शरीर में जो पोटेशियम मिलता है वो पोटेशियम बनना बंद हो जाता है। जो पोटेशियम आपके शरीर में बनना बंद हो जाता है, यानी कि वो आपके वक्त, यानी कि आप कह सकते हो जो आपका वेस्टेज होता है वो उसके द्वारा जो का तू बाहर चला जाता है, यानी कि आपके शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? हाइपोक्लेमिया रोग होता है। इसलिए पोटेशियम बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बौनापन बच्चों में किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है? ठीक है, कौन सी कमी के कारण बौनापन आता है? ठीक है, तो नंबर है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, नंबर 2 एबिफोन हार्मोन्स, नंबर 3 है ल्यूटेनिकल हार्मोन्स, नंबर डी है पैराथायराइड हार्मोन्स। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थायरोक्सिन हार्मोन। बच्चों आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि होती है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि, सॉरी, एड्रिनल ग्रंथि। थायराइड नामक ग्रंथि होती है कहाँ? गले में पीछे की तरफ, जो थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करती है। जैसे आपने देखा भी होगा, जो जो आपके थायराइड वाले पेशेंट होते हैं उनको थायरोक्सिन की मात्रा दी जाती है, उनके थायरोक्सिन की डोज बढ़ा दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो थायराइड नामक ग्रंथि होती है वो काम नहीं करती है, इसलिए उन्हें डायरेक्ट थायरोक्सिन दिया जाता है। उनके शरीर में जो है थायरोक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है। किसके कारण? थायराइड की ग्रंथि के कमी के कारण। इसलिए उन्हें थायरोक्सिन हार्मोन दिया जाता है, थायरोक्सिन नामक दवा दी जाती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कभी कभी कि भाई आपकी क्या चल रही है, आपकी थायरोक्स 25 चल रही है, 75 चल रही है, या 125 चल रही है। ठीक है, तो बच्चों के अंदर जो बौनापन होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है, यानी कि उनकी जो थायराइड की ग्रंथि है वो काम नहीं करती है, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता है। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। क्यों? क्यों होता है उपयोगी बच्चों? क्योंकि जो आपके शरीर में जो ग्लैंड्स होती है, जो जो आपके शरीर की जैसे हड्डियां होती है, जैसे अस्थियां होती है, उनके ऊपर मांसपेशियां होती है, तो मांसपेशियों के अंदर अस्थि मज्जा आया तो अस्थि मज्जा में क्या होते हैं? ब्लड। और ब्लड के लिए ही थायरोक्सिन, उसी में थायरोक्सिन हार्मोन काम करता है। वो किसके लिए? हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए। तो हड्डियों के डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? बोनापन। तो बच्चों में क्या रह जाएगा? बोनापन रह जाएगा। ठीक है, समझ में आई बच्चों इतनी बात? अब नेक्स्ट आता है एपिनेफ्रिन हार्मोन्स। ये किसके लिए काम करता है? इसका दूसरा नाम है एड्रेनाइन हार्मोन्स भी बोलते हैं इसको, एपिनेफ्रिन भी और एड्रेनाइन हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये किसके काम आता है? क्या होता है एड्रेनाइन हार्मोन्स? या इस जैसे कि कभी कभी अचानक कोई खतरा आ जाए, आप एकदम सतर्क हो जाते हो। ठीक है, वो चीज, यानी कि वो चीज आपको कहां से पता चलती है? जैसे कि अनैच्छिक क्रिया है। जैसे कि मान लिया आपको आपको लगा पीछे से कोई कुछ आ रहा, आपको सतर्क करने के लिए ये बात बतानी होती है, ये आपको बताती है। किसके लिए? जैसे कि आपको पता है बच्चों, हमारा पूरा शरीर नेफ्रॉन से, ठीक है, नेफ्रॉन, जो हमारा पूरा शरीर होता है उसके अंदर एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन्स पाया जाता है, जो आपको क्या करता है? सतर्क करता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर होगा बोनेपन का वो होगा थायरोक्सिन हार्मोन। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है, यानी कि यौन संचरित रोग नहीं है। अब समझना बच्चे, जैसे कि नंबर 1 है क्लैमिडिया, ठीक है, नंबर 2 है प्रमेह यानी कि गोनोरिया, नंबर 3 क्या है टाइफस, और नंबर 4 क्या है यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस बी। ये दोनों ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। हो सकता है हेपेटाइटिस बी का नाम हो आपको यकृत शोथ खा देते हैं, ठीक है, तो ये भी इसी का दूसरा नाम है। तो इसका जो आंसर होगा यौन संचरित रोग, ये भी यौन संचरित रोग है, यानी कि यौन संबंधों से बढ़ता है, और मतलब यौन संचरित रोग भी यौन संबंधों से बढ़ता है, और यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस बी ये भी यौन संबंध से होने वाला रोग है। देखा भी होगा आपको किसी के अंदर क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी की कमी हो जाती है कभी कभी, ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइफस, ठीक है। टाइफस क्या है? एक फीवर है, इसके अंदर क्या होती है, शरीर में कमजोरी आने लगती है, खांसी बुखार जुकाम, ठीक है, इस प्रकार की आपको मतलब कमजोरी महसूस देना, इस प्रकार की इस रोग में आपको फीलिंग्स आती है, प्रभाव देखने को मिलता है, इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये सभी तीनों क्या यौन संचरित रोग, और टाइफस क्या है आपका यौन संचरित रोग नहीं है, यह आपकी एंटीबॉडी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? कौन सा जीवाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण क्यों बुखार होता है? तो नंबर 1 है बेसिलस, ठीक है, नंबर 2 है रिकेट्सिया, और नंबर 3 है कैलकेसिया बेनेटी, और नंबर 4 है यूरोकस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ककरसिया बेनेटी, ठीक है। क्यों बुखार, अब क्या होता है क्यों बुखार? ये जो क्यों बुखार होता है ये मनुष्य के अंदर कैसे आता है? ये जानवरों से आता है, जैसे भेड़ बकरी वगैरह इनमें होता है। कौन सा जीवाणु? कैल्सिया बेनेटी जीवाणु, जो किनके द्वारा फैलता है? भेड़ बकरियों के द्वारा या जानवरों के द्वारा। किसमें आता है? मनुष्य में, मनुष्य के पास आता है, ठीक है। किसके द्वारा फैलता है? भेड़ बकरियों द्वारा, जानवरों के द्वारा। समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि पाई जाती है? त्रिज्या अस्थि, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस भाग में पाई जाती है त्रिज्या अस्थि? तो कलाई में। कौन से भाग में? कलाई में पाई जाती है त्रिज्या अस्थि, जबड़े में नहीं पाई जाती, जांघ में नहीं पाई जाती है, और पैर में नहीं पाई जाती। यहीं पे क्वेश्चन बनता है बच्चों कि जो शरीर ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, कहाँ पाई जाती है? पैर में, जांघ की हड्डी जिसको बोलते हैं, कौन सी? जांघ की हड्डी, उसका क्या नाम है? सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, क्या नाम है उसका? फीमर। कौन सी हड्डी है? फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी। और सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है स्टेपीज? कान में, ठीक है बच्चों, कान में, ये सबसे छोटी हड्डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है बच्चों, और टोटल कितने हड्डी पाई जाती है वयस्क मनुष्य के शरीर में? 206। वयस्क मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है बच्चों, याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसे मांसपेशियां कंकालिकीय यानी कि मस्कुलर स्केलेटल प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी के यांत्रिक वगैरह का निदान और उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो किसको प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 ऑर्थोपेडिक्स, नंबर 2 कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति, ऑर्थोपेडिक जेरिएटिक्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति, ठीक है, आपको ये याद रखना है। जैसे कि मस्कुलर स्केलेटल, जैसे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, बोन मैरो, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर जो अस्थि मज्जा होता है, उसमें उसके कारण क्या होता है, कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा शरीर में विकार, कभी किसी को क्या बोलते हैं, पीछे से रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, या बैक प्रॉब्लम हो जाती है, बैक पेन हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है? उसके इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उस पद्धति को क्या बोलते हैं? कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी के जितने भी विकार होंगे वो किसके द्वारा उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका,
प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है? ठीक है, प्रतिरक्षात्मक यानी कि जैसे आपको फीवर वगैरह होता है, आप क्या से लड़ते हो फीवर से, तो वो कौन सी दवा है? तो नंबर 1 गामा ग्लोबिन, नंबर 2 एक्टिव रिसेप्टर ब्लॉकर्स, नंबर 3 एसिटालॉपराम और नंबर डी पैरोक्साटाइन। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गामा ग्लोबिन। क्या होता है गामा ग्लोबिन? ठीक है, ये आपके शरीर में एंटीबायोटिक बनाता है, एंटीबायोटिक बनाता है। गामा ग्लोबिन क्या था? आपके ब्लड के अंदर एक जो बोलते हैं अस्थि मज्जा का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है जिसके अंदर ये गामा ग्लोबिन पाया जाता है, एक श्रेणी होती है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप इसके अंदर एंटीबॉडीज बनती है, जैसे कि आपको कोई रोग हो गया उससे लड़ने की क्षमता, यानी कि आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करती है गामा ग्लोबिन। ठीक है, जिसे प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज के लिए दवा कहा जाता है। ठीक है, उसको बढ़ावा देती है। जैसे कि आपके शरीर ने बनाने एंटीबॉडी बनाने बंद कर दिए तो आपको बाहर से दी जाएगी कौन सी? गामा ग्लोबिन, जो आपको एंटीबॉडी बनाने में सहायक होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, रोजेशिया बीमारी, नमक बीमारी मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? ठीक है, यह एक रोग है, कौन सा रोजेशिया? तो किस भाग को प्रभावित करता है? नस को, ऊतक को, त्वचा को या हड्डी को? तो बच्चों ये किसको प्रभावित करता है? मानव शरीर की त्वचा को। जैसे कि आपने भी देखा होगा, किसी की गोरी त्वचा होती है, इस पर कील मुंह से निकल जाते हैं, तो उसे वो बोलते हैं रोजेशिया। ठीक है, किसके कारण होती है ये? जो जैसे कि विटामिन सी या फिर ब्लड में कोई इम्प्योरिटीज आती है तो उसके मुंह पे क्या हो जाते हैं? वहां से निकल जाते हैं। तो ये कौन सा रोग है? रोजेशिया त्वचा का रोग है। ठीक है, याद रखना है आपको। मानव शरीर में, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है? ठीक है, तो कैसा होता है? वर्ग के आकार का, त्रिकोण के आकार का, आयत के आकार का या षटभुज के आकार का? ठीक है बच्चों, तो किसके आकार का होता है? त्रिकोण के आकार का होता है। ये श्रोणि कंकाल क्या होता है? जैसे कि आपने देखा भी होगा, श्रोणि कंकाल पैर की हड्डियों में, ठीक है, पैरों की हड्डियों में पाया जाता है, जो अस्थि मज्जा को जोड़ के रखता है, उसी को बोलते हैं श्रोणि कंकाल। ठीक है बच्चों, तो उसका आकार कैसा होता है? त्रिकोण का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा खनिज मांसपेशियों व तंत्रिका तंत्र को सक्रिय व नियंत्रित करता है? ठीक है, जिसको एक्टिव और क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो वो कौन सा तत्व है? कौन सा खनिज तत्व है? जिंक, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा बच्चों कौन सा होगा? मैग्नीशियम। देखा नहीं होगा आपने बच्चों, जो लोहा होता है, लोहे की कमी से यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है आपको। ठीक है, और जिंक की भी कमी हो जाती है तो शरीर में, तो जिंक की कमी भी नहीं होनी चाहिए शरीर में। और जो लोहा होता है ये जो आपकी खून की कमी होती है उसको पूरा करता है। अब जो आपकी शरीर की जो मांसपेशियां होती है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, उसको मैग्नीशियम नियंत्रित करता है। अपना इंपॉर्टेंट होता है कि मैग्नीशियम ही इसको एक्टिव करता है और नियंत्रित करता है। जैसे कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है आपका? जो आपके शरीर की जो मांसपेशियां है, जैसे कि चलना, जैसे कि कभी कभी अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो शरीर में ऐंठन होने शुरू हो जाती है। ठीक है, आपको थकान होनी शुरू हो जाती है, पैरों में बोलना शुरू हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्या? मांसपेशियां तंत्रिका तंत्र। यानी कि आपका जो तंत्रिका तंत्र है उसको जो कंट्रोल करता है वो कौन सा तत्व करता है? मैग्नीशियम। इसलिए हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व, खनिज तत्व है मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, और मैग्नीशियम किस तरह का है? आपको हरी सब्जियों से भी मैग्नीशियम प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखना है, हरे पत्तों वाली सब्जियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नंबर 1 मल्टीमीटर, नंबर 2 कैथियोस्कोप, ओसिलोस्कोप, नंबर 3 एंथ्रोपोमेट्री, एनोरोस्कोप। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कार्डियोलॉजी? ठीक है, कार्डियोलॉजी का इस्तेमाल जो दिल की जो बीमारियां होती है, दिल की जो धड़कन होती है उसको नापने के लिए किया जाता है। यानी कि जैसा आपने देखा होगा, जो डॉक्टर दिल की बीमारी का इलाज करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट को बोलते हैं जैसे किसी को हार्ट अटैक हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, दिल की धड़कन में ऊपर नीचे होती है, यानी दिल की धड़कन कम ज्यादा होती है, घबराहट होती है, तो उसी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के थ्रू ही
इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी होती है, जो कार्डियोलॉजी होती है उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि आपने देखा भी होगा ईसीजी, डॉक्टर आपको क्या बोलता है कई बार कि भाई आप अपनी ईसीजी कराएंगे। ठीक है, जब आपको इस प्रकार की कोई परेशानी हो जाती है तो ईसीजी कराने के लिए बोलता है। ईसीजी होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफी। ठीक है, तो उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? मल्टीमीटर, कैथोड रे, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है कैथोड रे ओनिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, किसका प्रयोग किया जाता है? कैथोड रे ओनिस्कोप का प्रयोग किया जाता है इसी के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जी का प्रयोग नहीं किया जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, नंबर 1 स्कर्वी, नंबर 2 बेरी, नंबर 3 रात्रि अंधत्व। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब तो तंदी इसी को बोलते हैं, रात्रि अंधत्व भी इसी का नाम है। और नंबर डी तनागरा। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। तो स्कर्वी रोग किससे होता है? कौन सी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। बेरी बी से। ठीक है, और रात्रि अंधत्व ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, कौन सा कमी से? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है रात्रि अंधत्व रोग, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेलाग्रा। पेलाग्रा का जो रासायनिक नाम होता है नियासिन होता है, नियासिन B3 की। ठीक है, इसी पेलाग्रा नियासिन B3 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। जो विटामिन B3 होता है नहीं, ठीक है, उसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? अंधत्व, रात्रि अंधत्व। यानी कि जो हरी सब्जियां होती है आपकी उसमें ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। इसलिए लंबे समय तक अगर आप हरी सब्जी नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, जिसके कारण आपको दिन में तो दिखाई देगा, दिन में तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन रात होते समय समय आपको दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं रात्रि अंधत्व या नेत्रबंदी रोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मज्जा में कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? जैसे कि आपने देखा होगा अस्थि मज्जा, यानी कि जो आपकी अस्थि को और मांसपेशियों को जोड़े रखता है, उसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, उसको यानी कि मज्जा कोलेजन, उसके गठन में कौन सा विटामिन है जो मदद करता है? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। अस्थि मज्जा को जोड़ने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट विटामिन है? विटामिन सी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ध्यान रखना विटामिन के कई बार रासायनिक नाम पूछ लेता है आपसे। जैसे कि विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। याद रखना है बच्चों, इसके कई बार रासायनिक नाम हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे विटामिन बी का नाम है थायमिन। ठीक है, विटामिन बी का नाम है थायमिन, रासायनिक नेम है। ठीक है, और वही विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक। ठीक है, समझ में आया बच्चों? और विटामिन डी जो कि आपको कहां से मिलता है? धूप से। धूप से मिलता है, नहीं मिलता है विटामिन डी? यानी कि इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोन, कैल्सीफेरोन। ठीक है बच्चों, याद रखना है। और उसके बाद आता है ये विटामिन ई। क्या होता है विटामिन ई? टोकोफेरोन, टोकोफेरोन। इसका रासायनिक नाम है विटामिन ई का नाम है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका विटामिन के। ठीक है बच्चों, तो फिनोक्विनिन बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही अजीब सा नाम है, ये बन जाता है फिनोक्विनिन। ठीक है बच्चों, याद रखना आपको। और ये इसके कैसे नाम है? रासायनिक नाम है सारे सभी विटामिन के। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कई बार कि जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। तो जल में घुलनशील कौन से विटामिन है? कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? B12। ये कौन से किस में घुलनशील है? जल में।
बी रसी जल में घुलनशील है। इसके अलावा कौन कौन से बचे? ठीक है, ए, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप के, ठीक है, ए डे ए यानी कि कीड़ा। ये किसमें घुलनशील होते हैं? किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, याद रखने हैं आपको दोनों। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हम वो आता है निम्न में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किया जाता है? ठीक है, संश्लेषित मतलब डायरेक्ट दिया जाता है। कौन सा विटामिन हम बाहर से दे सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं? तो विटामिन सी, ठीक है, विटामिन ए और विटामिन ई व विटामिन B3, ठीक है, जिसका नाम नियासिन भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन B3। ठीक है, ये मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, निम्न में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो आपने देखा होगा कृषि कार्टून, जैसे कि खेत वगैरह में आपने देखा भी होगा कि जो किसान लोग होते हैं वो खेत जोतते हैं। ठीक है, खेत जोतते हैं, खेत क्यों जोतते हैं? आपने देखा भी होगा जो मिट्टी होती है उसमें केसी की नलियां पाई जाती है। ठीक है, केसी की नलियां पाई जाती है, जब खेत को जोतते हैं तो नलियां टूटती है, उनके अंदर क्या होता है, मिट्टी के कणों के बीच जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया या जल के जो अणु होते हैं, ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं, जो पौधों के लिए इम्पोर्टेंट खनिज तत्व होते हैं, वो उसके अंदर फंसे हुए होते हैं। तो जब खेत जोतते हैं तो वो केसी का नलियां टूटती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, पौधा उसको, उस जल को या उस हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा बनाता है, अपना भोजन बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा? वो कहाँ पाया जाएगा? मृदा जल, यानी कि मिट्टी में जो जल होता है उससे प्राप्त करता है, उसके माध्यम से हाइड्रोजन को प्राप्त करता है। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो मिलता है आपको नए अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।